सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखाओं और सखियों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार कीजिए नेहा और बुआ का नमस्कार। जी, क्या बात है, बड़ी मिठास भरी इस आवाज के साथ जो आगाज किया है कार्यक्रम का, तो हमारे सभी श्रोता खुश हो गए होंगे। वैसे तो बहुत सारी जगह जो है ठंडी ठंडी फुहार पड़ रही है और कहीं कहीं अभी भी तपिश तो है। कुछ इलाके ठंडे हो रहे हैं तो कुछ बिल्कुल गर्म। लेकिन फिलहाल जो है हमारे कार्यक्रम कुछ ठंडे गर्म तो हैं, दोनों चीजें इसमें भी हैं। क्योंकि कुछ हम स्वास्थ्य की बात करेंगे, कुछ मनोरंजन की बात करेंगे, कुछ जानकारी की बात करेंगे और कुछ सतर्क रहने की बात करेंगे। तो जी हाँ, सतर्क रहने में हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग में सतर्कता। इसके संग संग नेहा बेटिया एक चीज और है कि हम ये बताना चाहते हैं कि क्या क्या समझदारी भी अपनानी चाहिए चीजों को पहचानने में, उसकी गुणवत्ता पहचानने में। बाकी जो समझदारी है साइबर वाली वो तो रहेगी, लेकिन उससे ज्यादा ये कि कैसे चीजों की क्वालिटी को समझें कि कैसे बेहतर है नहीं है, मतलब उसको फोटो में देखकर कैसे समझा जा सकता है ना? जी, और इसी के साथ आज हम अंक विलास में अंक 3 की बात करेंगे। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा तो नहीं हो जाएगा? अब देखते हैं। पर्यावरण हम पूरा सप्ताह मना रहे हैं 5 जून से, और साथियों इस तरीके से हमने प्रयास किया कि अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाए। तो वर्षा के पानी की बचत कैसे की जाए, इस पर हम बात करेंगे आज। और साथ ही होंगे अंत में हमारे व्यंजन। नहीं, उसके पहले हम सेहत की बात करेंगे। सिकल सेल जो होती हैं उससे बचाव का आज दिन है, और बहुत सारी जानकारी हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजी है कि ये किस तरीके की सेल होती हैं, क्या क्या हमें तकलीफ देती हैं और कैसे कैसे हमें ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से बचाव किया जा सकता है। इस सब पर हम आज चर्चा करेंगे। तो बुआ जी, हम बताना चाहेंगे कि ये जो ऑनलाइन शॉपिंग वाली सतर्कता है ना, ये आज के समय के लिए बेहद जरूरी हो गई है। हम खुद भी इसका शिकार बन चुके हैं एक बार। अच्छा जी, क्या बात है। जैसे कहते हैं ना कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। अब हम उस समय नया नया इंटरनेट चलाना सीखे थे, हमने सोचा चलो शॉपिंग करके देखते हैं, कोई कपड़े बढ़िया से ऑर्डर करते हैं। अब हमने कपड़ा तो ऑर्डर कर दिया, अब हम 2 तरह से फंसे। पहले तो कपड़े की क्वालिटी बहुत खराब आई, गुणवत्ता बिल्कुल जिस तरह से दिखाई गई थी नहीं थी। और दूसरा ये हुआ कि जब हमारे हाथ में आ भी गया कपड़ा, अब उसको हम वापस भी करना चाहते हैं तो वापस नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें कोई रिटर्न पॉलिसी थी ही नहीं। तो ऐसे में हम दोनों तरह से फंस चुके थे और बड़ी समस्या जा रही थी। तो यानी कि शुरुआती मामला था तो जाहिर है माफ किया जा सकता है इससे, क्योंकि तुमने ये नहीं देखा कि इसके वापसी की जो है वो क्या उनके नियम हैं, क्या तरीके हैं। और शुरू में इस तरीके के जो दिक्कतें कह सकते हैं होना चाहिए हुई थी, और उन्होंने भी लाभ उठाया, और वैसे हमारे बहुत सारे साथियों ने भी, ग्राहकों ने भी लाभ उठाया। ऐसा नहीं है, चीजें वापस की तो कपड़ा लिया, उसके बाद में कचरा भेज दिया, क्रॉकरी मंगवाई और उसके संग कुछ और भेजा बदले में। खैर, लेकिन हाँ ये है कि अब इसी से ये सबक मिलता है ना। जी बिल्कुल, रिटर्न पॉलिसी देख ली जाए। जी, तो बुआ जी आगे बढ़ने से पहले एक गीत सुन ले। यही तो हम कह रहे थे कि उससे पहले गीत भी सुन लिया जाए। जी। रेशमी सलवार
तो भाई हम बात कर रहे थे कि किस तरह से सतर्कता बरतें और कैसे पहचाने कि गुणवत्ता क्या है वस्तुओं की। वैसे हमारे साथी ने लिखा है जैसे कि हम राशन आदि मंगवाते हैं, लेकिन कपड़े जूते वगैरह नहीं मंगवाते हैं क्योंकि उन्हें फिर नापो, फिर वापस करना पड़ता है। वाकई ये बात तो सही है। और वही हमारे एक साथी लिख रहे हैं और कई साथियों का यही कहना है कि शॉपिंग में जो सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आते हैं। लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अलग अलग लिंक भेजते हैं और उनमें डिस्काउंट की बात कही जाती है। ऐसे में लिंक क्लिक कर दी जाती है। अब कुछ लिंक फेक भी होती है और कुछ ऐसी होती है जो क्लिक करके हमारी जानकारी लीक हो सकती है। तो ऐसे में समस्या आ सकती है, तो इसका ध्यान रखना भी जरूरी है। ध्यान रखना जरूरी है। और एक बड़ी बारीक सी और बहुत तकनीकी वाली बात इन्होंने हमारे साथी लिख रहे हैं कि इसे पता करने के लिए आपको HTTP और HTTPS में फर्क समझना होगा। दरअसल इस एक्सटेंशन की वजह से कुछ लोग झांसे में फंस जाते हैं। अगर डोमेन नेम के आगे HTTP लगा है तो फौरन सतर्क हो जाएं, क्योंकि ऐसी साइट फेक हो सकती है जिसके आगे HTTPS लगा हो, उस पर भरोसा किया जा सकता है। ये इन्होंने बहुत काम की बात है। ये हम लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं। हम तो नहीं देखते हैं। चश्मा लगा के देखते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, लेकिन फिर भी ये नहीं देखते हैं। ध्यान नहीं जाता। ऐसा लगा नहीं, देखते ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि नामी जो कंपनियां हैं जिनसे लोग बराबर खरीद रहे हैं उन पर भी भरोसा किया जा सकता है। नई कंपनी अगर है, या जैसे कि अगर हम फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं और अचानक कोई विज्ञापन आ गया ऑनलाइन शॉपिंग का कि शॉप नाउ, यानी अभी आप खरीदें सामान, तो कृपया उस पर न जाए। तो ऐसा नहीं केवल तुमने धोखा खाया, हमने भी खाया। 2000 की साड़ी ऐसे 250 वाली आई थी। अरे बाप रे। तो ठीक है, पहन रहे हैं। वही है कि या तो उन चीजों को हमें भुगतना पड़ता है या फिर रखी रह जाती है। पहन लिया, ठीक है, 2000 की साड़ी 200 की वाली पहन रहे हैं, सोच रहे हैं कि 2000 की है। देखो क्या है ना कि हमारे साथी यही लिख रहे हैं कि ज्यादा बचत देखकर किसी ऐसी वेबसाइट से सामान न खरीदें जिसके बारे में जानकारी नहीं है। URL जरूर चेक करें। और यही सब इन्होंने लिखा है, ऐसा होना चाहिए। आखिर में का मतलब है कि गूगल ने उसे सिक्योर किया हुआ है। ऐसी तमाम जानकारी इन्होंने लिखा है। वेबसाइट पर सामान की फोटो देखने से वो काफी आकर्षक लगता है, जबकि बाद में ठगे जाने का एहसास होता है। पहले जान पहचान वालों से संबंधित वेबसाइट और उसकी सर्विस के बारे में पता कर लें ताकि धोखाधड़ी की आशंका कम रहे। उत्पाद बुक करने के लिए जब भी ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो बिल के बारे में भी जानकारी लें। बैंक अनुमति के बिना पेमेंट नहीं करती है। ऑनलाइन पेमेंट करते समय में भी क्रेडिट कार्ड नंबर पहले न डालें। प्रोफार्मा पर उत्पाद की सूचना भर लें, इसके बाद बैंक से जुड़ी जानकारी भरें। तो एक बात और है कि इन सब चीजों के लिए जो मन है ना वो बड़ा शांत रहना चाहिए। अगर आप जल्दबाजी में हैं तो किसी भी तरीके की खरीदारी न करें। बिल्कुल बुआ जी, क्योंकि ये ऑनलाइन वाला जो मामला है उसमें पैसे की भी धोखाधड़ी हो जाती है और हमारी ही गलती से होती है। जी बुआ जी, एक चीज और कर सकते हैं, जैसे जब हम किसी उत्पाद को खरीदते हैं तो उसके रिव्यूज पढ़ें और रिव्यूज में लोग फोटोज भी शेयर करते हैं। तो उन फोटोज की ओर ध्यान से देखें कि कैसा लग रहा है, और कढ़ाई है तो कैसी है, नहीं है ना, पता चल जाता है। और कुछ लोग पहन कर भी देते हैं तो लुक कैसा लग रहा है। अच्छा, एक बात और है इससे जुड़ी हुई कि वो जो फोटो होती है वो जूम नहीं होती है। तो इसमें थोड़ी समझदारी ये की जा सकती है कि उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप उसे आसानी से जिस तरह से, जिस कोने से उसको जूम करके आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं कि भाई कढ़ाई हाथ की है कि नहीं है ना। और इसके संग एक चीज और है कि कुछ रंग होते हैं जिन पर कि कपड़े की जो गुणवत्ता है वो पता चल जाती है, कुछ में नहीं पता चलती है। तो आप हल्के रंग के या गुलाबी या पीच कलर के, उसमें सब शेड होते हैं। भले ही आपको कोई और रंग खरीदना है, लेकिन सारे रंग देखिए तो सब में अलग अलग आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छी है या नहीं है, साड़ी है, कपड़ा है, जो भी चीज है। तो ये 2-3 चीजें हैं जिनका कि व्यावहारिक प्रयोग किया जा सकता है। और बुआ जी एक ये भी है, जब हम किसी वेबसाइट से कुछ सर्च कर रहे होते हैं शॉपिंग के लिए तो वहीं पर कुछ और दूसरे विज्ञापन भी होते हैं। कभी वो गलती से टच हो जाते हैं या कभी हम ढूंढते ढूंढते किसी दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं। उसमें लिखा होता है कि सिमिलर प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट आपको मिल रहा है और गलती से हम चल, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो फिर तो ऐसे में बुआ जी ये दिक्कत होती है कि जिस पे हम सर्च कर रहे हैं हो सकता है वो तो ऑथेंटिक वेबसाइट हो, लेकिन जिस दूसरे पे हम सर्च करते चले गए वो हो सकता है कि कोई फेक वेबसाइट हो। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हम वहीं से खरीदे जहां से हम चाह रहे हैं और जो नामचीन कंपनी है। तो इसके लिए फिर वही वाली बात है कि जब आप एकदम सुकून में रहेंगे, इत्मीनान से बैठेंगे, तभी खरीदारी करें। ऐसा ना सोचें कि घर में पंखे के नीचे बैठे हैं एसी में तो जैसे भी खरीद लें। और हमारे साथ ही बड़ी मजेदार बातें भी लिखकर भेज रहे हैं। कह रही हैं सबसे मजेदार बात है कि ऑनलाइन शॉपिंग जब लिफ्ट में या पार्क में एक ही तरीके की ड्रेस पहनने वाली एक दूसरे को हसरत भरी नजरों से देखकर पूछती हैं, अच्छा तुमने भी वहीं से खरीदा
खरीदा ऑनलाइन, और हंस पड़ती हैं। और वाकया शादी विवाह फंक्शन में तो जरूर होता है जी। ये बात तो ये है। तो वैसे है। तो दुकान से भी खरीदो तो हो सकता है। और हमारे साथी ये भी लिख रही हैं कि फर्जी ऑफर्स के लालच में ठगे जाते हैं हम। कोई भी ईमेल, मैसेज या सोशल मीडिया पर आए ऑफर्स पर आंख बंद करके विश्वास न करें और न इन पर क्लिक करें। जालसाज लोगों की को फिशिंग लिंक तक भेज देते हैं जिस पर आप क्लिक करते ही ठगी का शिकार हो सकते हैं। जी। और एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि जब हम किसी भी यूपीआई आईडी या किसी के लिए पासवर्ड डालते हैं तो उनमें सामान्य जानकारी ना डालें, जैसे हमारा नाम, मोबाइल नंबर या कोई पर्सनल जानकारी, जी। क्योंकि ये किसी के भी द्वारा तुरंत मतलब हैक किया जा सकता है। चोरी हो सकती है। जी, बिल्कुल सही बात है, ये एक इसलिए। तरीके की चोरी ही है। एक बात जी। और है कि जो बैंक अकाउंट है, सभी के पास लगभग 2 अकाउंट तो हो ही जाता है, या नहीं है तो आप खोल लें। उसमें थोड़े कम पैसे रखें, एक जी। सीमित मात्रा में रखें, और बस उसी से आप खरीदारी करें, ताकि अगर कभी कुछ हो जाए इस तरीके की दुर्घटना तो बहुत कम पैसे के ही नुकसान में आप निकल जाएं। ऐसा ना हो कि बहुत लंबा झटका लग जाए। और समय समय पर अपना पासवर्ड बदलते रहें। अरे ये बड़ा मुश्किल काम है, तुम लोग तो बड़े मजे से कह देती हो कि पासवर्ड बदल दें। बुआ जी, हम भी कह रहे हैं, करना बड़ा मुश्किल हो है ना? जाता है। यही क्या क्योंकि बात है, हर ये बात हुई ना। इतनी सारी चीजें और उनके सबके पासवर्ड कितना याद रखेंगे। जी, कितने अंक याद करें। आज तो हम बस केवल 3 अंक याद करेंगे फिलहाल कार्यक्रम में। बिल्कुल। लेकिन सही बात है। लेकिन यह है कि बहुत समझदारी से करें। पैसे बहुत मेहनत से आते हैं, बहुत मुश्किल से आते हैं, जी। तो उसका सही इस्तेमाल करें और इस तरीके की चीजें हैं उसको देख लें। जी। और जैसे एक बात और है, जैसे बड़े लोग तारीफ में वो कर लेते हैं कि हम तो क्या कहते हैं ना कि जब सामान आ जाएगा तब पैसे देंगे, तो हम ऐसे तो दिए ही नहीं, वापस कर देंगे। लेकिन होता नहीं है ना वापस। नहीं बुआ जी, वो तो बिल्कुल वही मना कर जाते हैं। जो डिलीवरी बॉय आते हैं जी। वो कहते हैं ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपको जो भी समस्या है आप डायरेक्ट कंपनी से ही आप बात कीजिए। वैसे उनकी बात गलत भी नहीं है नेहा बिटिया, क्योंकि वो सिर्फ सामान देने आए हैं, और जब आपको वापस करना होगा तो कंपनी जब उसकी स्वीकृति देगी तभी दूसरा व्यक्ति आएगा और वो लेकर जाएगा। तो इस पर हम अनावश्यक नाराज भी हो जाते हैं अक्सर, क्योंकि जाहिर है कि हमें लगता है हम ठगे गए, और उस सारा गुस्सा जो है वो बेचारे उस व्यक्ति पर निकाल देते हैं। तो कृपया ऐसा ना करें, आप भी ना परेशान हो, ना उसे परेशान करें। बिल्कुल बुआ जी। तो हम परेशान करें किसी को, गीत सुनवा देते हैं। जी बिल्कुल। चंचल है तेरे नैना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना।
चंचल है तेरे नैना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। जी, तो नया कोई गुल तो खिल जाएगा जी। लेकिन फिलहाल हम थोड़ी सेहत की बात कर लें। आज जो दिवस है सिकल सेल रोग का बचाव, और ये जेनेटिक बीमारी है, इसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। अगर आपके परिवार में ये रोग का इतिहास है तो जेनेटिक टेस्ट करवा सकते हैं और अपने बच्चों में बीमारी के जोखिम के बारे में डॉक्टरों से सलाह जरूर लें। ये बात बिल्कुल सही बात है। जी बुआ जी, इसके ये जो सिकल सेल एनीमिया के लक्षण हैं आमतौर पर 6 महीने की उम्र के आसपास दिखाई देने लगते हैं। ये हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं और समय के साथ बदल भी सकते हैं। इनके लक्षणों में हो सकता है एनीमिया हो सकता है, सिकल कोशिकाएं आसानी से टूट जाती हैं और मर जाती हैं। आमतौर पर लाल रक्त कोशिकाएं लगभग 120 दिनों तक जीवित रहती हैं, उसके बाद उन्हें बदलने की आवश्यकता होती है। लेकिन सिकल कोशिकाएं आमतौर पर 10 से 20 दिनों में ही मर जाती है, जिससे लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है। इसे एनीमिया के रूप में जाना जाता है। पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाओं के बिना शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इससे थकान होती है, दर्द होता है, इसके अलावा अवसाद जैसा महसूस हो सकता है। जाहिर है कि पूरी कमजोरी अगर शरीर में आ गई और आप अपने आप को अशक्त महसूस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं घबराहट होने लगती कि ये क्या हो गया और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो धीरे धीरे हम अवसादग्रस्त हो जाते हैं। हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं कि सिकल सेल रोग असामान्य जीन से उत्पन्न एक अनुवांशिक रोग है, माता पिता से प्राप्त होता है और रक्त में लाल कण का आकार सामान्य उभयतल डिस्क की तरह होता है जो रक्त वाहिकाओं में आसानी से गमन करते हैं। पर सिकल सेल की स्थिति में ये लाल रक्त कण उभयतल डिस्क के तरह न होकर अर्धचंद्राकार या हंसिया की तरह होता है, यानी सिकल की तरह हो जाता है, जिसमें रक्त वाहिकाओं में इसका संचरण सही ढंग से नहीं हो पाता। असामान्य लाल रक्त कण जिसे रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं और सिकल की तरह होता है और इसे ही सिकल सेल कहते हैं। और ये कठोर चिपचिपा होता है, इसका आकार फिर यही बार बार लिख रहे हैं, यही लिख रहे हैं कि जिस कारण दर्द होता है और विभिन्न अंगों में क्षति भी पहुंचती है। जी, और इससे समस्या यही है कि जब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो ये बीमारी तो है ही, लेकिन साथ ही अन्य बीमारियों का भी हम पर खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखो, रक्त जो है वो हमारे पूरे शरीर की जान है ना जी, और वही पूरी जगह खाना पहुंचाता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है। अब वही परेशान हो गया और बीमार पड़ गया तो समझो फिर सारी स्थिति जो है बिगड़ जाती है, बिगड़ सकती है। दृष्टि संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, आंखों में रक्त की आपूर्ति करने वाली छोटी जो रक्त वाहिकाएं हैं वो अवरुद्ध हो सकती हैं और बहुत सारी चीजें, आंखों का वो भाग ग्रसित हो सकता है ना? जी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि विकास जो होता है सामान्य, वो सामान्य नहीं रह जाता है। जी, इसमें रोकथाम, इससे बचाव किस तरह किया जा सकता है, उसके लिए कहते हैं कि एक जो हम आम सुनने में आता है कि अगर किसी भी रोग की रोकथाम करनी है तो उसे किस तरह से रोका जा सकता है या बढ़ने से किस तरह रोका जा सकता है, उस पर ध्यान दिया जाए। तो इस बीमारी को लेकर ये कहा जाता है कि जब माता पिता दोनों को ये बीमारी होती है तो 100% चांसेस होते हैं कि उनके शिशु में भी ये बीमारी आए। तो ऐसे में ये किया जा सकता है कि जब आप विवाह कर रहे हैं, चाहे आप लड़का हैं लड़की हैं, आप यदि विवाह कर रहे हैं तो पहले आप इस बात की जानकारी ले लें कि सामने वाले को भी ये समस्या है क्या। जीवन साथी जिसका भी आप चुनाव कर रहे हैं, चाहे आप लड़की हैं या लड़का, तो जो सामने वाला है उसको ये बीमारी तो नहीं है, अगर आप में है तो ये बात आप देख लें। और बहुत सारे तरीके और भी हैं, हमें लगता है कि इस तरीके की जो अनुवांशिक बीमारियां हैं और आप ग्रसित हैं तो बेहतर है कि बच्चा आप गोद ले लें। किसी एक इस तरीके के अस्वस्थ बच्चे को जन्म देने से हमें लगता है बेहतर है इसको अन्यथा न लें। लेकिन व्यवहारिक बात यही है कि आपको खुद परेशानी होगी और जो बच्चा होगा उसकी भी जिंदगी बहुत सामान्य नहीं होगी, क्योंकि जो पूरी तरह से ठीक है उनके लिए भी जीना कितना मुश्किल है इस प्रतियोगिता के दौर में। जी, तो एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जी बुआ जी। एक दो
कठिन इस दुनिया में होते हैं, हंसने के भी दिन, रोने के भी दिन। एक दो तीन गिन भाई गिन, ये दुनिया बड़ी कठिन इस दुनिया में होते हैं, हंसने के भी दिन, रोने के भी दिन। सबको यहाँ मिलती है खुशी, सबको यहाँ मिलता है गम, सबको यहाँ मिलती है खुशी, सबको यहाँ मिलता है गम। फर्क मगर है इतना सा, किसी को ज्यादा किसी को कम। फर्क मगर है इतना सा, किसी को ज्यादा किसी को कम। इसी तरह ये जीवन चलता, शाम सुबह पलछिन, शाम सुबह पलछिन। एक दो तीन दिन भाई दिन, ये दुनिया बड़ी कठिन इस दुनिया में होते हैं, हंसने के भी दिन, रोने के भी दिन। एक दो तीन दिन भाई दिन, ये दुनिया बड़ी कठिन इस दुनिया में होते हैं, हंसने के भी दिन, रोने के भी दिन। किस्मत सबको जग में नाच नचाए, कड़वे मीठे सबका घूंट पिलाए। उल्टा वक्त यहाँ जब आए हाय, अपने भी होते हैं पराए हाय। देखने वाले देख लगा के, आंखों में दूरबीन, आंखों में दूरबीन। एक दो तीन दिन भाई दिन, ये दुनिया बड़ी कठिन इस दुनिया में होते हैं, हंसने के भी दिन, रोने के भी दिन। एक दो तीन दिन भाई दिन, ये दुनिया बड़ी कठिन इस दुनिया में होते हैं, हंसने के भी दिन, रोने के भी दिन। तो भाई एक दो तीन की जब बात आ गई तो आज तीन पर हम रुक जाते हैं, और तीन को बहुत विस्तार से हमारे साथियों ने बहुत सारी जानकारी लिखकर भेजी है ना। तिरंगा तो हम भूल ही गए थे, हमारे साथियों ने याद दिला दिया, जी है ना। जी बिल्कुल। और गणित भाषा में तीन कोण का मतलब त्रिकोण है, और मानव जाति की प्रमुख आवश्यकताएं तीन है, रोटी कपड़ा और मकान। तो ये भी हमारे साथी लिख रहे हैं, बड़ी क्या अच्छी बात बातें है। आपने लिखकर भेजी हैं। जी तो तुम क्या बताने जा रही हो? बुआ जी, हम ये बता रहे थे कि ये जो तीन का आंकड़ा है, इसे पता नहीं क्यों इतना बदनाम किया गया है। ऐसा? जैसे तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं तो एक से भले दो, दो से भले तीन भी तो कहा जाता है। जी। और तीन जब हम दो से तीन होने जाते हैं तो ये भी एक शुभ संकेत होता है। जी हाँ, परिवार की बात हो रही है। तीन जब आते हैं, तीसरा आता है तो उसकी तो खुशी ही अलग होती है। लेकिन एक ब्रेक भी लेना पड़ता है कार्यक्रम में। जी
देखो जैसे तुमने कहा था 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ना, तो हमारे बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि इसके बारे में जो भ्रांतियां हैं, अंधविश्वास है, वो ठीक नहीं है। लेकिन जी। ठीक नहीं है, वहीं ऐसे हमारे एक साथी ने लिख भी डाला। अच्छा, हाँ, बड़ी मजेदार बात है। क्या बात है? इन्होंने लिखा कि अभी शादी के लिए दरवाजे पर 3 लोग आए, अब देखो इनका संदेश ही नहीं मिला, सच में गड़बड़ हो गया। लिख रहे अभी हाल फिलहाल में मेरे साले साहब की शादी के लिए अगुआ लोग आए हुए थे। पहले 3 आदमी दरवाजे पर आ गए, उसी समय मैं समझ गया कि मामला गड़बड़ा जाएगा और वही हुआ भी। अभी तक पूरी बात नहीं बनी है। अच्छा, लेकिन धैर्य क्यों छोड़ रहे हैं आप भैया, अभी बनेगी बात, देखिएगा। और अगर नहीं बनेगी तो जरूर कुछ अच्छा होने वाला होगा, यानी कि दोनों के लिए कुछ बेहतर ही होगा। जी। तो इस बात का ख्याल रखिए। इसी के साथ हमारे कुछ श्रोता ये भी लिख रहे हैं। जी। एक श्रोता ने लिखा है, त्रिदेवियों अर्थात माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती के कारण सृष्टि में संतुलन स्थापित होता है। इसके अलावा जब बात परिक्रमा या आरती की आती है तब भी 3 का आंकड़ा फलदायी माना जाता है, क्योंकि परिक्रमा लगाने का मुख्य अंक 3 है और भगवान की आरती भी 3 बार उतारी जाती है। क्या बात है। अंक विलास का अंक 3 कहते हैं कि 3 टिकट महाविकट। सची तो है, कुछ लोग इसीलिए बिना टिकट भी चलते हैं। इसीलिए कुछ लोग 3 में होते हैं तो फिर वो 13 में नहीं होते। इस तरह जो लोग 13 में होते हैं वो 3 में नहीं आ पाते। लेकिन इस 1 से 3 हुए ब्रह्मा विष्णु और महेश के सर्जक, पोषक और संहारक कार्य हर एक के लिए दर्शनीय है, क्योंकि हर एक से ही उनके संबंध ही नहीं, अपितु हर एक में वो ही घटित हो रहे हैं। इस दृष्टिकोण से अंक 3 का मधुर विलास जीवन भर चलता रहता है। भले ही हम चलें या चारपाई पर पड़े रहें, इस अंक 3 के अपने में हो रहे मधुर बीन स्वरूप बज रहे विलास से बच नहीं सकते। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात इन्होंने लिखकर भेजी है भाई। और बुआ जी, एक और बड़ी मजेदार बात है। क्या? एक श्रोता लिख रहे हैं कि सखी सहेली कार्यक्रम का समय भी तो 3 बजे ही है। भाई बड़ी प्यारी सी बात आपने हमें याद दिला दी, या यूं कहें सभी को याद दिला दी। और बात बिल्कुल सही है कि 3 बजे ये कार्यक्रम आता है। और एक ने ये भी कहा है कि अब हम लोग 3 लोग बैठकर सुनेंगे कार्यक्रम, यानी हम, आप और सखी सहेली की 2 सखियां और हम। तो बात बिल्कुल सही है कि 3 हैं हम लोग मिलकर इस समय। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि धर्म के आधार पर तो ये प्रमाणित होता है कि 3 का आंकड़ा अशुभ नहीं बल्कि शुभ है। इसके पीछे का कारण यह है कि सृष्टि 3 मूलभूत स्तंभों पर ही आधारित है, और वो स्तंभ है त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन्हीं के कारण सृष्टि के संचार से लेकर उसके विनाश तक का संपूर्ण चक्र पूरा होता है। और वहीं फिर वही लिख रहे हैं कि त्रिदेवियों की बात, यानी कि माता लक्ष्मी, सरस्वती और जब भी पार्वती। त्रिदेव की बात आती है तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और तीनों देवियों का नाम आ ही जाता है। बिल्कुल सही बात है। त्रिदेवियां अर्थात माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती के कारण ही संतुलन स्थापित है। 3 का आंकड़ा फलदायी माना जाता है। बात बिल्कुल सही है और सब लगभग यही लिख रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने भी 3 बंदर पाल रखे थे, जिनमें एक इशारे से बात करता था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। जी। तो ये बात भी सही है। और गुजराती मुहावरा है, त्रणमा ट्रेखड़ पड़े, मतलब 3 व्यक्ति के बीच हो रहे कार्य में व्यवधान आ जाता है। लेकिन मेरे लिए 3 का अंक भाग्यशाली है। इन्होंने लिखा 3 फरवरी 1974 के दिन नौकरी शुरू की, 3 महीने बाद मेरी सगाई हुई, अगले 3 साल तीसरे यानी मार्च महीने में हमारी शादी हुई थी। तो भाई सबके अपने अपने आंकड़े हैं, है कि नहीं। इसी तरह 3 रेखाओं की आकृति को त्रिभुज कहते हैं। घड़ी की सुइयां भी तो 3 ही होती हैं, घंटा, मिनट और सेकंड। शिवजी भगवान के भी 3 नेत्र हैं। 3 नदियों का संगम यानी कि त्रिवेणी, यानी कि गंगा, जमुना और सरस्वती। और इसी के साथ जो लोक होते हैं वो भी 3 हैं, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक। और ऐसे ही इन्होंने लिखा है किसी ने कि धरती, आकाश और चंद्रमा ये 3 बड़े ग्रह हैं। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि ईसाई समुदाय में अंक 3 बड़ा ही महत्व देता है। अंक 3 पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को दर्शाता है। इसको त्रिएक परमेश्वर भी कहा जाता है, जिसमें अगर कहें तो ईसा मसीह भी तीसरे दिन उठे थे मृतकों में से, जी उठे थे, तभी वो हम मनाते हैं ना ईस्टर। जी, तो ये भी बड़ा पवित्र दिन है ईस्टर। इसी तरह तिराहा, 3 रास्तों का मिलान बिंदु। और इसी तरह त्रिवेदी, जिन्हें 3 वेदों का ज्ञान हो उन्हें ही त्रिवेदी कहा जाता है। और त्रिकोण, जहां 3 कोण शामिल होते हैं। त्रिदेव की बात हो ही गई, त्रिलोक की भी बात हो गई। मौसम भी अगर सामान्य तौर पर देखें तो हम यही कहते हैं कि ठंडी, गर्मी और बरसात पड़ती है। 3 तरह के काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, जिनमें हम जी रहे हैं। जी, दोस्तों की टिकड़ी। अभी जब इन्होंने कहा था तब हम वही सोच रहे थे कि दोस्तों की टिकड़ी ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 होने पर सफल ना हो। 3
तभी तो तिकड़ी शब्द बना है। 3 बजे ये जो कार्यक्रम होता है, हमारे साथी ने बिल्कुल सही लिखा कि हम 3 लोग एक साथ बैठकर सुनते हैं, यानी जो भी श्रोता होते हैं वो अकेले अगर हैं तो हम 2 लोग साथ में उनके होते हैं, 3 लोग हो जाते हैं। त्रिमूर्ति, त्रिमुखी, इन सब की तो बात हो गई। त्रिशूल में भी 3 होते हैं नोक। त्रिवेणी, गंगा, यमुना, सरस्वती, और त्रिगुण या सत्व, रजस और तमस। जी हाँ, तमस। जी। तिरंगे की बात हमारे साथियों ने बड़ी प्यारी सी याद दिलाई है। अक्षय तृतीया, कई तीज का बड़ा महत्व है। हाँ। हरितालिका तीज होती है, वहीं पर हरियाली तीज होती है जी। ऐसे कजली तीज होती है, यानी तीज जो होती है इस मौसम में, चौमासे में, उन सब का अलग अलग महत्व है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह बुआ जी ताश के खेल में भी होता है 3, 2, 5, हाँ, जिसे क्या बात 3 लोग है। खेलते हैं। इसका नाम ही 3 से शुरू होता है। जी। और साथ ही आयुर्वेद के 3 दोष भी होते हैं, जो होते हैं वात, ये पित्त, आयुर्वेद के कफ। दोष नहीं है, हमारे शरीर की 3 स्थितियां हैं, यानी जी, कि जी। हम लोग जिसको कहते हैं कि पित्त, वात और कफ। प्रकृति जी। होती है मनुष्य की, ये 3 तरीके की होती है ना? जी। इसके अलावा त्रिकोणमिति होती है, गणित की एक शाखा है जिसमें त्रिभुजों का मापन होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। गीत हम लोग सुने तब आगे बढ़े। जी। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर, अकबर, एंथनी, अमर, अकबर, एंथनी। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर, अकबर, एंथनी, अमर, अकबर, एंथनी। एक से भले दो, दो दो से भले तीन। दूल्हा दुल्हन साथ नहीं, बाजा है बारात नहीं। और दूल्हा दुल्हन साथ नहीं, बाजा है बारात नहीं। कुछ डरने की बात नहीं, ये मिलन की रेना है, कोई गम की रात नहीं। यारो हंसो बना रखी है क्यों ये सूरत रोनी, यारो हंसो बना रखी है क्यों ये सूरत रोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर, अकबर, एंथनी, अमर, अकबर, एंथनी।
के परवानों को, इस घर के मेहमानों को, शम्मा के परवानों को, इस घर के मेहमानों को, पहचानो अनजानों को, कैसे बात मतलब की समझाऊं दीवानों को। सपन सलोने लेके आई है ये रात सलोनी, सपन सलोने लेके आई है ये रात सलोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, आमर अकबर एंथनी, अकबर एंथनी। ऐसी तमाम फिल्में जो हैं उसमें ये तीन जो चरित्र दिखाए जाते हैं उसके बारे में हमारे साथियों ने फिल्मों के भी बहुत सारे नाम बता दिए। तीन देवियां हैं, 3 इडियट्स है जी, है ना। तो चलिए खैर ये तो बात है ही, लेकिन एक और बड़ी मजेदार बात है कि अगर हम संगीत की दुनिया में जाएं तो तिहाई बहुत जबरदस्त लगती है और उसका आनंद अलग होता है। उसमें भी बहुत तरीके की तिहाई होती है, चक्करदार तिहाई होती है और भी बहुत तरीके की होती है ना जी। त्रिताल होता है तबले की जो सर्वाधिक लोकप्रिय ताल है, कहते हैं सामान्य तौर पर। एक कहावत भी है 3-5 करना। हाँ, तो 3-13 भी होता है, 3 दिगाड़ा काम बिगाड़ा से तो हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत ही कर रहे हैं जी, है ना। और वहीं 3D एनिमेशन जिसे हम 3 आयाम जो होते हैं, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई जी। और आयुर्वेद की बात जब तुमने की थी तो भाई त्रिफला भी याद आ रहा था, जो 3 फल से मिलता है, मिलकर बनता है हर, बहेड़ा और आंवला जी। इसी के साथ 3 ऋण भी होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण जी। और कुछ लोग माता पिता और गुरु ऋण भी इसको मानते हैं। 3 ऋण ही ज्यादा माने गए हैं। नाड़ी जो है इस संदर्भ में भी 3 है, इड़ा, पिंगड़ा और सुषुम्ना। तो ये 3 नाड़ियां जो हैं वो हैं बहुत महत्वपूर्ण, जिनसे हमारा पूरा शरीर चल रहा है जी। और त्रिवर्ग है, धर्म, अर्थ, काम जी बिल्कुल। और इसी के साथ 3 ग्रंथ जिन्हें हम रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता मानते हैं सामान्य तौर पर जी, हाँ। और एक बात और बड़ी मजेदार बात है, किसी भी चीज को विश्वास दिलाने के लिए हम उसको 3 बार कहते हैं। हाँ, है कि नहीं? है। अगर जैसे कि कसम दिलवानी हो तो कहेंगे 3 बार बोलो जी। अच्छा, इसीलिए धारावाहिक में बीच में बहुत आ गया था, मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया जी। बुआ जी अभी बिल्कुल हमें वही याद आया जब आपने कहा तो कि ताकि बिल्कुल पता चल जाए कि हाँ आ गया है बंदा जी। तो भाई देखो, ऐसा है कि हमारे एक साथी ने भी आज बड़ी मजेदार बात याद दिला दी कि ये पूरे मोहल्ले में वर्ड फेमस है जो हमारी ये तकिया कलाम है, और ये हमें बार बार कहते रहना चाहिए और हमारे साथी बार बार याद दिलाते हैं। और इसी से याद आता है कि तिहाई जो हम लोग कह ही रहे थे, उसमें त्रिपुंड भी जो होता है, जो शिव जी को 3 रेखाएं होती हैं उसको त्रिपुंड कहते हैं। ऐसे कृष्ण जी का जो बांसुरी में हाथ में मतलब जो उन्होंने हाथ में बांसुरी लेकर एक अलग भंगिमा बनाते हैं, हाँ। और उनका दाहिना पैर जो बाएं पैर की तरफ जाके टेढ़ा होता है तो कहते हैं उसको त्रिभंगी लाल कहते हैं। 3 जगह से वो थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं, तो वो जो भंगिमा है वो बड़ी सुंदर लगती है, मोहक लगती है। ऐसे बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजी हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। और 3 वर्ण में अकार, उकार और मकार भी है ना जी बुआ जी। तो बहुत सारी चीजें हैं जी 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 जी। ये इन्होंने भी कह दिया, 3 बार तुमने कहा होगा जी 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 बुआ जी। तो भाई बिल्कुल ये हो गया कि अब गाना सुनना है, गाना सुनना है, गाना सुनना है। नहीं सुनवा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी होगा तभी सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं आगे जी। बुआ जी के पानी अभी की बात है ना? हाँ वही हम कह रहे थे कि अब वर्षा जल के संचयन, चूंकि अब वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी है तो हमें वर्षा जल के संचयन की ओर भी ध्यान देना चाहिए। चूंकि हम अक्सर अभी जो हमारे यहाँ जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, तो इन सब के चलते पानी की हमें बहुत कमी महसूस होती है। बिल्कुल। तो ऐसे में पानी की बचत किस तरह की जाए, और अगर वो सही तरीके से हो तो हम पानी का अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और सड़कों और गलियों में जमा होने वाले पानी को रोकने के लिए और ये सब चीजें हैं, इसलिए संचयन बहुत जरूरी है। जो भंडारण में वृद्धि हो, जल स्तर में गिरावट जो हो रही है उस पे रोक लगे। या सब जगह देखते हैं, लोग कहते हैं कुआं जो आप खोदो तो उतने स्तर पर पानी नहीं मिलता जितना पहले मिल जाता, बहुत ज्यादा खोदना पड़ता है। ऐसे बोरवेल के लिए भी बहुत नीचे जाना पड़ता है ना? जी बुआ जी, ये शहरीकरण के कारण हो रहा है, क्योंकि पहले जब सब जगह मिट्टी थी तो पानी अपने आप ही जमीन
जमीन में चला जाता था। हाँ। अब चूंकि सब जगह कंक्रीट वाली सड़कें आ गई हैं, तो पानी ठीक से झिर नहीं पाता। हाँ नेहा बिटिया, लेकिन एक बात और है कि उसके संग संग कि तालाब आदि को पाट पाट के जो घर बनाया जा रहा है, जी, सारी झील जो थी उनको भी धीरे धीरे करके सुखा दिया गया। अब तो कुछ लोग समंदर तक पे घर बना ले रहे हैं। और उसी कारण क्या होता है कि ये पानी जो है, जो बारिश का पानी आता है, वो जमीन में जाने की बजाय यूं ही नदी नालियों में मिल जाता है। जी। और फिर जब जमीन में पानी होगा ही नहीं, तो कितना भी हम बोरवेल में अंदर खोदेंगे तो भी मिलना तो कुछ नहीं है। तो मतलब ये है कि अब वो सब चीजें तो हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल जो है वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये बहुत बढ़िया उपाय है और इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। और आपके घर में अगर संभावना है तो इस तकनीक का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि छत पर कुछ इस तरीके से साफ सफाई की जाती है, एक विशेष तरीके की नाली बनाई जाती है जो जमीन के अंदर एक टंकी बनाकर उसमें उसको इकट्ठा किया जाता है। जी, और वर्षा से प्राप्त होने वाले जल को सीधे उपयोग में लाया जा सकता है। सतह पर टंकी या भूमिगत टंकी या ओवरहेड टंकी, 3 तरह की टंकियों को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इसमें जो पानी एकत्रित हो रहा है उससे पेड़ पौधों की सिंचाई की जा सकती है, घर की सफाई में इस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, बर्तन कपड़े धोने के लिए, और साथ ही इस पानी का उपयोग शौचालय में फ्लश के लिए भी किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, यही तो हम भी कह रहे हैं कि देखो इसके संग संग ऐसा नहीं है, उसकी बाकायदा फिल्ट्रेशन होता है और जो धरती के अंदर पानी इकट्ठा किया जाता है खासतौर से, वो पूरे घर के काम के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। और उसके बाद घर में जब हम आता है तो उसके बाद तो हम फिल्टर लगाते ही हैं, तो उसको आप पीने के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। तो इसलिए इस दिशा में प्रयास करना, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी, और इससे पुनर्भरण पिट यानी गड्ढा या पुनर्भरण खाई, ट्रेंच कहा जाता है जिसे, या फिर बंद पड़े कुएं हैं, हैंडपंप है, इत्यादि जल स्रोतों का भी पुनर्भरण किया जा सकता है। ये तकनीक उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां मिट्टी भुरभुरी होती है। इस तरह के गड्ढों का निर्माण 1 से 3 मीटर चौड़ा तथा या फिर 1.5 से 3 मीटर गहरा किया जाता है। इसके ऊपर एक जाली लगाई जाती है जिससे किसी तरह के पत्ते या ठोस पदार्थ इसमें ना जा सके। इसके अलावा छत पर टंकी, जैसा हमने पहले बताया कि सीधा कनेक्शन टंकी पर जमा किए गए पानी का सीधा कनेक्शन हम अपने खेतों में भी दे सकते हैं, ताकि अलग से हमें उन्हें खेतों में ना डालना पड़े। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि मीठे पानी के रूप में ये लिख रहे हैं कि सूर्य की गर्मी के कारण समुद्र का खारा पानी वाष्पित हो जाता है, बादल बनता है, मीठे पानी के रूप में बारिश के रूप में गिरता है। इस वर्षा जल का एक बड़ा हिस्सा बहकर महानगरों और नालों में चला जाता है, महासागर और नालों में चला जाता है। यदि हम इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करें तो ये पानी का महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है, जिसका उपयोग विभिन्न काम के लिए किया जा सकता है। तो संक्षेप में वर्षा जल संचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्षा जल को बर्बाद होने देने के बजाय पुनः उपयोग के लिए संग्रहित करते हैं। और हालांकि इससे पहले वर्षा जल संचयन के चरणों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो चरण अगर आप बस मन बनाइए, बाकी तो इसके लिए जो विशेषज्ञ होते हैं वही आपके लिए ये काम करेंगे। लेकिन जरूरत क्या है कि हम करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, या वर्षा का जल जब बहता है तो आपको तकलीफ होती है या नहीं होती है? होती है ना? सही है। अगर होती है तो जाहिर है आप सोचेंगे इस विषय पर। जी, वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं भूजल तालिका में सुधार होता है जिससे पानी उठाने के लिए ऊर्जा की बचत होती है। वर्षा जल संचयन प्रणालियां जल स्तर और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बहुत सतही जल को भूमिगत जलभृत में रिचार्ज करती है। इसके परिणाम स्वरूप कम वर्षा होने पर भी एक स्थायी भूजल तालिका तैयार हो सकती है। जमीन के अंदर पानी जमा करना पर्यावरण के लिए अच्छा है। बारिश के पानी को जमीन के अंदर जमा करने से वाष्पीकरण समाप्त हो जाता है और दीर्घकालीन भंडारण मिलता है। ये भूजल आपूर्ति की भरपाई भी कर सकता है, समुद्री जल को घुसपैठ से रोकता है और उन पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा कर सकता है जो अपने अस्तित्व के लिए भूजल पर निर्भर है। तो देखो हमारे साथी यही सब लिख रहे हैं कि सूर्य की उगलती आग में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बिजली के अभाव में तो पीने के लिए पानी तक की किल्लत शहरों में है। फिर भूतल निरंतर जल का घटता ही जा रहा है, भूस्तर और जल स्तर निरंतर जल का घटता ही जा रहा है। और इन्होंने लिखा है कि इस दृष्टिकोण से भी वर्षा के पानी का संरक्षण ही एक प्रमुख उपायों में से एक सरल उपाय है। इसके लिए धरती में गड्ढे खोदें, उसमें पश्चात बालू आदि डालकर वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए सरकारी विज्ञापन भी आकाशवाणी से प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन तदनुसार उस तरफ अग्रसर होते रहने की आवश्यकता भी है ताकि समुचित वर्षा का जल संरक्षण किया जा सके। तो भाई करें। हमारे ये साथी ये भी लिख रहे हैं कि पूरा विश्व पानी के संकट को झेल रहा है और दिन प्रतिदिन जो है वो स्थिति खराब होती जा रही है। यहाँ तक कि कई भविष्यवक्ताओं ने यह भी माना है कि अगला विश्व युद्ध जो है वो जल को लेकर ही होगा। जी। तो हम थोड़ा सा गीत सुनवा दें ताकि जो डर वाली स्थिति थोड़ी कम हो जाए।
सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं। कल तक जो बेगाने थे, जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे, जन्मों के मीत है। क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। तो भाई जल के संचयन की तो बात हो गई, हमें तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या खिला क्या रही हो ये बताओ तुम। बुआ जी, तो चूंकि बारिश का मौसम है, जल की बात हो रही है, वर्षा की बात हो रही है, तो मैं तो गर्मा गर्म पकौड़ों की बात करना चाहूंगी। अभी जहाँ पर ना आग बरस रही है, हमारे श्रोता बताएंगे तुमको, तुम बताओ तो देखो, फिर बताते हैं तुमको। कुछ इलाके तो ठंडे होना शुरू हो गए हैं ना। अच्छा तो चल ठीक है, यहाँ के फुहार जो है वहाँ भेजते हैं और पकौड़े खाते हैं। किस चीज के बता रही हो सबसे पहले? सबसे पहले तो बुआ जी, अब बरसात की बात हो रही है तो प्याज और मिर्ची के पकौड़े हम बताना चाहेंगे। वैसे तो चूंकि सभी पकौड़ों को बनाने में थोड़ी बहुत ही चीजें अलग होती हैं, तो हम पहले अपना मिश्रण तैयार कर लेते हैं, फिर किसमें क्या थोड़े बहुत चेंजेस हैं वो बता देंगे। तो जैसे कि मिश्रण हमें पकौड़ों के लिए लगेगा बेसन, अजवाइन, पानी, तेल, नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। इसके संग संग अजवाइन तो तुमने कहा, थोड़ा सा हींग भी डाल लेते हैं तो अच्छा रहता है ना जी। बहुत सारी जगहों पर हींग भी डाल लिया जाता है। हाँ जी, तो हींग चूंकि बेसन है इसलिए हींग पेट की अच्छा लगता है, और उसकी खुशबू अगर पसंद है तो अच्छी लगती है, नहीं तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और चलो तुम बताओ तब बताते हैं हम थोड़ा सा उसमें बढ़ा तो देंगे ही कुछ ना कुछ। जी बुआ जी, तो इस तरह से इन सब चीजों को ले लें। अब आप जिस भी तरह के पकौड़े बनाना चाहते हैं, यदि आप प्याज के पकौड़े बना रहे हैं तो पहले से बेसन का घोल बिल्कुल ना बनाए, जो गलती हम करते थे। अच्छा। क्योंकि प्याज के पकौड़े, प्याज में पानी होता है और उसमें नमक डालने पर उसका पानी और छोड़ देता है पानी, तो इसलिए पहले प्याज को अगर आप खड़ा काट लें, उसके बाद उसमें नमक, मिर्च यानी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा भुरक लें। थोड़ी देर में उसमें पानी छूट आएगा और जितनी जरूरत हो फिर उतना ही बेसन मिलाएं और उसको एक तेल गरम करने रखें और गर्मा गर्म तेल में भजियों को तल लें। इसी तरह
लिए बेहतर ये है कि इसके लिए थोड़ा सा बता देते हैं कि जो हमने प्याज काटा है उसके सारे जो परत हैं उसको अलग अलग कर लीजिए जी हाथ से, तो खिले खिले और अच्छे भजिए कुरकुरे बनेंगे। और थोड़ा सा बेसन में, अगर आपने जैसे कि 1 कटोरी बेसन है तो उसमें 1 बड़ा चम्मच आप सूजी अगर डाल देंगे और थोड़ी देर पहले से अगर घोल देंगे तो भी आप बना सकते हैं। और जो से तुमने नमक कहा, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्याज में नहीं नमक मिलाते बल्कि बेसन में मिला देते हैं, और जब भी प्याज काटा तो उसमें डाला और सीधे तल दिया, तो बहुत कुरकुरे बनते हैं। चूंकि थोड़ा सा सूजी अगर आपने डाल दिया तो और मजा आ जाता है। और फिर उनको अलग अलग ऐसे लगेगा कि एक एक प्याज जो आपने काटे हैं उस पे अलग अलग लिपटे हैं। कुछ लोग इसमें और मतलब उसकी क्या कहना चाहिए, स्वाद बढ़ाने के लिए, तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है ना? आ रहा है, बिल्कुल पता चल रहा है। तो उसमें क्या करते हैं कि पहले उसको हल्का सेक कर निकाल देते हैं और फिर दोबारा तब तक दूसरा घान बना लेते हैं दूसरी राउंड का, और फिर पहले वाले राउंड को खूब तेज तेल में डालते हैं और निकाल लेते हैं, तो बहुत कुरकुरे बनते हैं। अच्छा, और इसी में स्वाद बढ़ाने के लिए अगर किसी को तीखा पसंद है तो मिर्ची भी बारीक काट कर डाली जा सकती है। बिल्कुल डालें, हरी मिर्च डालिए, नहीं तो आधी आधी जो मिर्च, अरे मतलब पूरी मिर्च ले लीजिए और बीच से उसको काट लीजिए और सिर्फ मिर्च के भी पकौड़े आप बना लीजिए, जा सकता है, वो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। इसके लिए एक और चीज है कि घर में अगर आपने गमले में, जैसा हम लोग बार बार कहते हैं, अजवाइन के पौधे लगाइए, उसके पत्ते आप सीधे उसमें काट के डालिए तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। और मिर्ची के भजियों के लिए आप आलू की स्टफिंग भी बना सकते हैं। हाँ, और तो बनाना ही पड़ेगा मिर्च, बड़ी वाली मिर्च के लिए। जी जी। और इसी तरह से आलू के भजिए भी बनाए जा सकते हैं। वही मिश्रण वही रहेगा, उसमें हमने आलू डाले, बस ये है आलू के लिए थोड़ा सा घोल और पतला करना पड़ेगा। हाँ, तो उससे फिर वो खिले खिले और फूले फूले बनते हैं। क्या बात है। पालक के पकौड़े बनाने के लिए थोड़ा सा पालक को थोड़ा बड़ा बड़ा काट लीजिए और जैसे तुमने बताया उसमें सीधे आप बेसन अच्छे से डाल दीजिए, थोड़ी सूजी डालिए, नमक मिर्च बाकी चीजें डालिए और ऐसे ही फैला फैला के, या जिसको कहते हैं ना छितरा छितरा के डालें तो कुरकुरे बनेंगे। और वहीं ब्रेड पकोड़ा बनाना है तो आलू की स्टफिंग बनाइए, ब्रेड पकोड़ा बनाइए कुछ भी आप। अरे समय हो चला है। नहीं ठीक है, लेकिन भाई क्योंकि चाय भी तो उसके संग बनानी रहेगी ना, तो ब्रेड के पकोड़े भी तो ऐसे ही बनाएंगे जी। कुछ चीजों के लिए पानी थोड़ा सा कम ज्यादा होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। जी बुआ जी, बिल्कुल सही बताया आपने। और फिर चले हम तो लेते हैं आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।